आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा मेरा? पसंद आया? तो मैं दावा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और वट एवर टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई उमेश श्रीवास्तव हार्टली वेलकम्स यू इन माई क्लास ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज सबसे पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के कहना चाहता हूँ कि इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज देयर आर जेम्स एंड पर्ल्स, हीरे और जवाहरात छुपे हुए हैं इस कक्षा में। तो आप इसको टिल एंड देखिएगा, वॉच टिल एंड दिस वीडियो। मैं आपको बिल्कुल पहले रिक्वेस्ट करके आपसे बोल रहा हूँ कि शुरू करते ही आप इसको आखिरी तक देखिएगा। क्या होगा इसको आखिर तक देखने से, इस पर चर्चा मैं आपको कर दे रहा हूँ कि इस कक्षा को मैं दावा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू, कि इस कक्षा को देखने के बाद आपको एक नवीन अनुभूति ना हो तो आप मुझे जो कहें तो कहना, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। एक नवीन अनुभूति में विज्ञान की मैं आपको लेकर के जाऊंगा। आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ इमेजिनेशन एंड अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू विल एक्सपीरियंस इन दिस क्लास ऑफ फिजिक्स टुडे। जैसा कि टॉपिक है लाइट लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको ऑप्टिक्स कहेंगे सबसे पहले। ऑप्टिक्स हिंदी में कहें तो प्रकाशीय। ऑप्टिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट एंड रिलेटेड फिनोमिना। क्या होता है? प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था that I will teach you in a way that there will be no problem for the English medium students and हिंदी मीडियम या हिंदी माध्यम के छात्रों को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, हिंदी में कुछ बोलूँगा, आधा अंग्रेजी में। कंप्लीटली आई विल गिव यू द डेफिनेशन इन इंग्लिश ऑल्सो एंड एज वेल एज इन हिंदी, उसी स्तर के साथ में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन शुरू करें उसके पहले कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूं, और ये मेरा दायित्व भी है कि जहां विज्ञान की शुरुआत होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, तो उससे पहले एक बात और शुरू होती है, दैट व्हाट इज नॉलेज। ज्ञान क्या है? सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप सोचोगे कि ये क्यों इस तरीके का करवा रहा है, इसका कहीं ना कहीं आगे के लेक्चर से नाता है। ये नींव खोद रहा हूं मैं विज्ञान के लिए आपकी, ताकि आप चीजों को एक्सपीरियंस कर सको। उस जो तथ्यात्मक ज्ञान है, आप देखेंगे कि मैंने इस ज्ञान की माला में किस तरह से हीरे मोतियों को बुना है कि आपको वो तथ्य ना लग करके इतनी आसानी से याद हो जाएंगी चीजें कि आपको रटने वाली प्रक्रिया से आप दूर चले जाएंगे। बिल्कुल आप चीजों को समझेंगे और फिर देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और मैं ये दावा करता हूं कि आप जब बूढ़े भी हो जाओगे तो अपने बच्चे को भी आप पढ़ा दोगे बैठ के, यार ये उस समय पढ़ा था मैंने, अभी तक मुझको याद है। एक बार सुनने से, ये मेरा दावा है। बस आप सुनिए ध्यान से, जो बात आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप नोट कर लीजिए। बहुत फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की तरह से दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत फैक्ट्स हैं इसके अंदर भी, जो लोग तथ्यात्मक रूप से, मैंने पिछले लेक्चर अगर आपने ना सुना हो तो मैंने उस अप्रोच को पहले ही इसलिए अपनी फर्स्ट क्लास में आपको समझा दिया था कि क्या हमको करना है। तो पहली बात तो हम लोग करते हैं ज्ञान को लेकर के। तो ज्ञान एक्चुअली क्या है? देखिए, ज्ञान का प्रारंभ सूचनाओं से होता है, ये तय बात है, जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिनको हम लोग फैक्ट्स कहते हैं। तो उन फैक्ट्स के आधार पर ही हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं। लेकिन नॉलेज एक्चुअली होती क्या है, इसको मैं बड़े अच्छे एक्सपीरियंस से या एक बड़े अच्छे उदाहरण से आपको समझाता हूँ। दो तरीके के लोग आपने देखे होंगे। एक वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा करके बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। और आजकल एक दौर चल गया है कि आप पैसा खर्च करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं,
और ईएमआई पर खरीदते हैं बहुत सारी चीज़ें। जो चीज़ हम लोग नगद नहीं ले सकते एक मुश्त में, उसको हम लोग किस्तों पर ले लेते हैं। वी बाय इट ऑन ईएमआई, और फिर उसके बाद हम ईएमआई देते रहते हैं उसकी। जो भी हम कमाते हैं वी एक्सपेंडेड इन आवर एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन आवर गुड क्लोथ्स, गुड शूज, गुड फूड, मैनी थिंग्स, कार, डिफरेंट थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ों पर हम इस पैसे को व्यय करते हैं। तो हम कमाते हैं पैसा, हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने का पैसा खर्च कर देते हैं। जेब खाली होती है, कर्ज चलता रहता है। तो इसी तरीके से आपका जो तथ्य वाला जो ज्ञान होता है वो भी इसी तरीके का होता है कि अगर आपने 10 तथ्यों को याद किया है तो वो 10 तथ्य याद रहेंगे। अगर उन 10 तथ्यों पर आधारित कोई प्रश्न आया तब तो आप उसको हल कर पाओगे। अगर 11वीं बात आपसे पूछ ली गई तो आपके समझ से बाहर हो जाएगी बात। अब देखिए, अब फिर पैसे वाला कौन है? एक तो मैंने आपको उदाहरण बताया, वो लोग हैं जो अच्छे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, बड़ा अच्छा फ़ोन लिए हुए हैं अपने हाथ में, चाहे वो फिर ईएमआई पे लिया हो, कार ले लिए लोन के ऊपर। एक तो वो लोग हुए। मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आप कोई व्यक्तिगत मत लीजिएगा, उसको एक उदाहरण है। अब दूसरी तरफ वो व्यक्ति कौन है जो पैसे वाला कहलाता है? पैसे वाला वो है जिसने आपको लोन दिया है उस ईएमआई के लिए, जैसे बजाज एलियंस। उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो बैठे हुए हैं पैसा रख करके कि आओ हमसे ले लो पैसा, आपको जो खरीदना है खरीद लो। ड्रेसिंग टेबल भी खरीदनी है तो वो भी 3 ईएमआई में हम आपको दिलवा देंगे, पैसा हम देंगे। उनके पास वो पैसा है और उस पैसे पर क्या करते हैं वो, उससे आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। उनका पैसा पैसा है, क्यों? क्योंकि उनका पैसा आपको उनको पैसा कमा करके दे रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है। तो वो पैसा बढ़ता चला जाता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है, और न केवल इस तरह से बढ़ता है बल्कि इस तरीके की मनी जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, तेजी के साथ में एकदम स्प्रेड बढ़ती जाती है। थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो जैसे आपने अंबानी इसको देखा, तो इनका पैसा इनके लिए काम करता है, इनको कमा करके देता है। आप जब तक काम करते हैं तो क्या है, पैसा निरंतर बढ़ रहा है। यही चीज बिल्कुल ज्ञान के साथ भी है। ज्ञान अगर आपको है तो निरंतर बढ़ता चला जाएगा, वो कहीं पर सीमित नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले पढ़ा था तो भूल गए, उसके साथ इतनी सारी चीजें जुड़ती जाएंगी कि आपका ज्ञान जो है निरंतर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। उस पर एक सीढ़ी पे सीढ़ी, मंजिल पे मंजिल बनती चली जाएंगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, आपको लगेगा। देखिए, सपोज कर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति हिंदी साहित्य लेता है बीए में और फिर एमए भी हिंदी साहित्य से करता है। एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसको कुछ नहीं आता, उसने एमए हिंदी साहित्य से कर लिया था, उसको लगा हिंदी सबसे आसान विषय है, इससे आसानी से एमए हो जाएगा। एक वो व्यक्ति भी है। दूसरा वो व्यक्ति है जिसने हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ा, सब बातें करी और सब हुआ, उसके बाद तैयारी करी और किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गया। ये सब बातें मैं आपके लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, इसलिए आप इसको व्यक्तिगत लीजिएगा भी मत। मैं सिर्फ उदाहरण से आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार से आप पहचानें और किस आधार पर उस नींव को खड़ा करें जिससे आपको सफलता मिले। तो दूसरी बात, फिर जो अगली बात है, आप एक और व्यक्ति है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा होशियार था, उसने एमए किया और उसके बाद उसने और मेहनत करी तो वो जो है लेक्चरर हो गया 12th तक की क्लास में जाकर के हिंदी साहित्य का। एक और था, उसने एमए के बाद पीएचडी भी करी और पीएचडी करने के बाद वो प्रोफेसर हो गया डिग्री कॉलेज में जाकर के। लेकिन इन्हीं में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो व्यक्ति साहित्य को पढ़ करके स्वयं साहित्यकार हो जाता है। मेरी बात अब आप समझे ना, साहित्य को पढ़ करके स्वयं साहित्यकार हो जाता है। इस व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से क्या भिन्नता है अब आप समझिए। बाकी लोगों का ज्ञान जो उन्होंने पढ़ा है वहीं तक सीमित है, और दूसरे जो साहित्यकार बना उसका ज्ञान सृजनात्मक हो गया, उसने नई चीजों को पैदा कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे पैसे को पैदा कर रहा था, ठीक इसी तरह से ज्ञान पैदा होना शुरू हो गया। और दिस इज विद द साइंस ऑल्सो। बहुत सारे लोग साइंस पढ़ते हैं, लेकिन साइंस पढ़ने के बाद इंजीनियर भी बनते हैं, लेकिन कोई नई इनोवेशन नहीं कर पाते, कोई नई खोज नहीं कर पाते, नया इन्वेंशन नहीं कर पाते, तो ये चीज़ नहीं होती। लेकिन आप देखिए अमेरिका, मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस अमेरिका के लिए जाते हैं।
क्योंकि वहाँ पर इस तरह से ज्ञान को लिया जाता है लोगों के द्वारा कि वो कुछ अपना, एलोन मस्क को देख लीजिए, सारे वैज्ञानिकों को आप पीछे छोड़ देंगे। जो इसरो काम कर रहा है, जो दुनिया की अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज काम कर रही है, वो उस अकेले आदमी ने करके दिखा दिया। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके बाद उसने उसी ज्ञान को नए रूप में दिया और एक नए आयाम पर ले गया और उसने स्पेसएक्स कंपनी बनाई और अंतरिक्ष विज्ञान में महारत हासिल कर ली। तो अब आप समझ लीजिए कि किस स्तर की बुद्धि होगी। तो ज्ञान क्या है, सबसे पहले आपको इसको समझना है। अब मैंने क्यों ये बात आपको बताई, सिर्फ इसलिए ये बात आपको मैंने बताई है कि जो मेरा अप्रोच है पढ़ाने का, विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को, वो यही अप्रोच है। और इस अप्रोच से जब आप सीखोगे चीज़ों को, तो मैं दावा करता हूँ कभी भूलोगे नहीं। आपका ना तो प्रीलिम्स में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में, किसी स्तर पर आप पीछे नहीं छूटोगे। आप बहुत अच्छा समझ रखोगे चीज़ों के विषय में। तो इसी के साथ जो एक थोड़ी सी मैंने आपको जो समझाने की बात आप शुरुआत में की, उसको मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके मूल मुद्दे पर। तो आज मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम शुरुआत कर रहे हैं ऑप्टिक्स से, यानी प्रकाशिकी से। क्यों कर रहे हैं? विज्ञान में इस विषय से प्रारंभ करने के दो कारण हैं। पहला कारण तो स्वाभाविक है कि इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। Many questions are asked from this topic. Many questions are asked. अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये भी आप जान लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th में पढ़ा होगा, बीएससी की होगी, बीटेक की होगी। यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब जो होते हैं अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड, द क्वेश्चंस आर अप्लाइड, मीन यू कैन से इन हिंदी अनुप्रयोगात्मक, अनुप्रयोगात्मक मतलब सीधी सीधी सी भाषा के विज्ञान के वो पहलू जो हमारी निजी जिंदगी से जुड़े हैं, जिनको हम देखते हैं। छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं कि बादल सफेद रंग का क्यों दिखाई देता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, मैंने आपको दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। आपने तारे टिमटिमाते हैं ये सुना होगा, बहुत सी चीजें और सुनी होगी। मैंने आपको नया क्वेश्चन दे दिया। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने दिया है। भविष्य में जो पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं अब आउटडेटेड हो गए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सब आउटडेटेड है, समझाऊंगा। मैंने आपको नया क्वेश्चन दिया, बादल सफेद क्यों दिखाई देता है। व्हाई द क्लाउड सीम टू बी व्हाइट, आकाश में, इन द स्काई। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसलिए मैंने कहा था लेक्चर को पूरा सुनिए। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत काम की हैं, आपके समझ में आएंगी। तो अनुप्रयोगात्मक, हमारे आसपास की परिघटनाएं, हमारे आसपास की परिघटनाएं और प्लस ऐसी चीजें जो आविष्कृत हो चुकी हैं और हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आती हैं। उसका भी एक उदाहरण देख लीजिए, फाइबर ऑप्टिक्स। आज आप जो 4G चला रहे हो अपने फोन में, हाई स्पीड इंटरनेट चला रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। हिंदी बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहना। कई लोग क्या होते हैं इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बताते हैं। यहाँ ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आपके मतलब की बात है, टेक्निकली आई विल स्पीक इट इन एवरी लाइन इन इंग्लिश एज वेल एज इन प्रॉपर हिंदी। बिल्कुल सही अनुवाद, प्रकाशिक तंतु, ठीक है। लेकिन आप अगर फाइबर ऑप्टिक्स लिख देते हो तो कोई आपका काटेगा नहीं, ये भी आपको बता देना हूं, क्योंकि सरकार की भी योजना चली थी तो उसमें भी उसका नाम फाइबर ऑप्टिक था, रखा था उन्होंने, प्रकाशिक तंतु नहीं कहा था। लेकिन हिंदी आ सकती है, बड़ी भयंकर हिंदी पूछते हैं यूपीएससी में जब ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस पन्ने पे अंग्रेजी होती है, पहले समझ लो, इस तरफ अंग्रेजी होती है पन्ने के, इस तरफ हिंदी। तो एक बार अंग्रेजी हिंदी देख लेनी चाहिए, मैं तो दोनों में लिख रहा हूँ। तो वही तो एक तो कारण है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर स्तर पर। दूसरा कारण ये है कि ये वो विषय है जो आज भी तकनीकी, मैंने बताया था एक तो है विज्ञान, तो ये तो विज्ञान वाली बात हो, एक है टेक्नोलॉजी, द अदर इज टेक्नोलॉजी। सो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स। आधुनिक प्रौद्योगिकी के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रकाशिकी के सिद्धांतों पर टिके हुए हैं। एक तो मैंने आपको सामने बता ही दिया, दूसरा और बता देता हूं, एंडोस्कोपी। सुना है आपने?
नहीं सुना तो बता देता हूँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, चलो आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। पेट में यदि अल्सर हो जाता है तो अल्सर को चेक करने के लिए डॉक्टर आपके पेट में एक नलिका डालता है और उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। अब वो कैसे काम करती है इस पर आपको विचार करना है, मैं तो जब वहाँ तक आऊँगा तब आपको जरूर बताऊँगा, लेकिन ये आपको मैंने फिर एक चीज़ दे दी। निरंतर आप देखेंगे कि आपके ज्ञान की जो गांठें हैं वो खुलती चली जाएंगी। The knots of your knowledge will open gradually, day by day, as more and more you will listen to my lecture of science and technology or whatever subject I will teach in future. So now we are coming to the topic. तो दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि जो टेक्नोलॉजी है ये उसका कहीं ना कहीं आधार है, बेस है। तो आपको नए अनुप्रयोगों को समझने के लिए, नए आविष्कारों को समझने के लिए काफ़ी हद तक यहाँ से मदद मिलती है। ठीक है, तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से मैंने इसको उठाया। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कभी भी कुछ भी शुरू हो गया 10 तथ्य बता दिए, विज्ञान से पूछे जाने वाले 10 तथ्य, विज्ञान से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न याद कर लो, इस तरीके का बिल्कुल नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक क्लास है और पढ़ने वाले जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो इसको जरूर एंजॉय करेंगे, आई एम श्योर। तो इसको मिटाते हैं और अब हम आते हैं अपने फिर विषय पर। You must have seen a horror or thriller movie. आपने जीवन में सस्पेंस और हॉरर वाली मूवीज देखी होंगी, कत्ल वाली मूवीज देखी होंगी, सीआईडी देखा होगा, इस तरीके की चीज़ें, रहस्य वाली चीज़ें आपने ज़रूर देखी होंगी। तो आपको मैं बताता हूँ कि प्रकाश हो या कोई भी चीज़ हो, बात मिस्ट्री की बात में करेंगे। पहले आसान सी बात करते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा एक किस्सा याद आया कि बहुत बड़े प्रोफेसर थे अमेरिका में, उन्होंने एक स्टूडेंट से जाकर के पूछा कि व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो अक्सर बच्चों की एक आदत होती है कि वो कभी ये नहीं मानते कि मुझे नहीं आता, वो ये कहते हैं, जवाब देते हैं कि सर वो याद था लेकिन मैं भूल गया। तो उसने भी यही जवाब दिया कि वो याद तो था लेकिन मैं भूल गया। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो सब बच्चे पूछने लगे क्यों? बोले क्योंकि प्रकाश के बारे में और विद्युत के बारे में, अबाउट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओनली 2 people in the world knows, 2 people in the world know, 2 लोग जानते हैं केवल। बोले कौन? बोले वन इज गॉड, एक तो भगवान, एंड सेकंड वन यू। तो तुम अभी भूल गए हो। अब बात कहने का मतलब क्या है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो उनको हम जानते नहीं हैं। पहली बात आप समझिए, हम उसको समझते हैं हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं से। यदि कोई कहे कि डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन लाइट, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिफाइन इट, ये लगभग असंभव है। बट व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, बिकॉज दे एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे इन आवर वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास एक विशेष प्रकार से कुछ ना कुछ करती है। जब बादल टकराते हैं तो बिजली कड़कती है। सबसे पहले मनुष्य ने बिजली को यहीं से समझा था। प्रकाश को हम लोग महसूस करते हैं क्योंकि चीजें हमको दिखाई देती है। सबसे पहली चीज वहां से हमको प्रकाश का एहसास होता है क्योंकि चीजें हमको दिखाई देती हैं। तो लेकिन हम ये, और अब देखिए मिस्ट्री की बात आती है यहीं से। अब मिस्ट्री की बात क्या थी कि प्रकाश जो है, प्रकाश ही नहीं, विज्ञान की बहुत सारी चीजें लंबे समय तक लोगों के लिए मिस्ट्री बनी रही। उनमें से एक प्रकाश भी है, लाइट भी है। लाइट भी वो कैरेक्टर है फिल्म का जो सस्पेंस में बना रहा और बहुत समय लग गया इसको पहचानने में। जैसे फिल्म में लगता है खूनी कौन है, हु इज द किलर, वही चीज प्रकाश के साथ भी थी। अब देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने प्रकाश को समझा कैसे और क्या क्या इसके बारे में हम समझते गए और आज कहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। इतना प्यारा आपको लेक्चर बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको करने के लिए कि ये क्वेश्चन अभी बादल वाला दिया था, एक क्वेश्चन और दूंगा जब मैं इस बात को समझा दूंगा तब।
तो क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ घटनाएं देखी अपने आसपास। जैसे मैंने आपको एक बताया कि हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो चीज़ों को देखने के लिए आप मुझे बताइए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आप जब बता सकते हो मुझे? तो आपका जवाब हो सकता है प्रकाश, कोई कहेगा आँख। तो मैं इसके लिए आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ, LOE। L मीन्स लाइट, O मीन्स ऑब्जेक्ट and E means ये काली काली आंखें, आई। तीन चीजों की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, हिंदी में फिर बता देता हूं। आई का मतलब तो नेत्र होता है, आंख होती है, चक्षु होते हैं, नयन होते हैं। और लाइट का मतलब प्रकाश। हिंदी मीडियम वालों के साथ में दोहरा बर्ताव नहीं होगा, सौतेला सब चीजें लिखूंगा। अक्सर क्या होता है लोग स्किप कर जाते हैं हिंदी का वर्ड। तो इन तीन चीजों की जरूरत है, और इनमें से एक भी तंबू हिला तो चीजें दिखने का बम्बू हिल जाएगा। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा ना, हमारी जिंदगी का तंबू वाला। अगर प्रकाश नहीं होगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर ऑब्जेक्ट्स मतलब आपके आसपास चीजें नहीं होंगी तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और स्पेस में जब हम जाते हैं इसलिए हमको काला दिखाई देता है, बिकॉज स्पेस में कुछ है नहीं, स्पेस काला दिखाई देता है। जबकि यहां हमें आसपास ऐसा नहीं लगता कि काला है। तो ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्ट। रात में लाइट नहीं होती है तो नहीं दिखाई देता, स्पेस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिखाई देता। और आंख बंद है, आंख नहीं है, तो फिर ये कृष्ण दोनों बने रहे तो भी दिखाई नहीं देगा। आप बहुत प्यार से समझते जाइए मेरी बात। यू विल सी दैट आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर यू विल फील अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। एक नए तरीके का अनुभव आपको मिलेगा विज्ञान में। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अब देखते हैं। तो हमने शुरुआत तो महसूस करने से शुरू की और दो तीन घटनाएं दिखी। जैसे हम अपनी शक्ल, आजकल तो सारे लोग फोन में अपनी शक्ल देखते रहते हैं, सेल्फी खींचते रहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हमने अपनी शक्ल को कांच में देखने से करी थी, मिरर में देखने से की थी। जब कांच का इजाद नहीं हुआ तो तांबे और उस पर चमक बना करके आदमी अपनी शक्लें देखा करता था। हड़प्पा कालीन उसके जो पुरातत्व से प्राप्त अवशेष हैं वहाँ पर कई ऐसे चीज़ें मिलती हैं, इसको देख करके लगता है कि ये दर्पण रहा होगा। लेकिन अब फिर दर्पण जब इजाद हो गया तो आप जानते हैं दर्पण को हम लोग देखते हैं, मिरर। तो हम अपनी शक्ल को मिरर में देखते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं। देन फिर कुछ और चीज़ें हमने दी। तो दो घटनाएं जो थी वो बहुत पुराने समय पर हमारे पकड़ में आई, और वो थी एक तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यानी ये होता है भाई परावर्तन और ये अपवर्तन। अब ये सब क्या होते हैं इस पर तो हम जब इस टॉपिक में आएंगे तब चर्चा करेंगे। ये हम बहुत पहले से देखते चले आ रहे थे और इन घटनाओं को हमने बहुत पहले से समझा था। और जब ये घटनाएं हमारे सामने थी और जब जब हम कहीं झिरी से आता हुआ प्रकाश देखते थे और फिर अगर झिरी बंद कर दी जाए तो अंधेरा हो जाता था। जब हम बच्चे होकर के कहीं पाइप में से देखा करते थे या किसी में से ऐसे देखते थे, अगर पाइप टेढ़ा हो जाए तो हमको नहीं दिखाई देता था। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला। वो क्या? बचपन में हम लोग सूरज बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, बनाते ना। तो ये क्या चीज है? ये देख रहे हो ना, दिस इज रे ऑफ लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरणें। तो बहुत पहले से हमने ये बात समझ ली थी कि प्रकाश जो है किरण के रूप में आता है। प्रकाश की किरणें हम तक आती हैं, सूर्य की किरणें हमारे तक आती हैं, और ये किरणें जो है सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन।
इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी मूव कह रहा हूं लेकिन बाद में बदल दूंगा अपना शब्द। अभी मूव कह रहा हूं, ट्रेवल्स कह रहा हूं, लेकिन बाद में बदल दूंगा अपना शब्द। ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस प्राचीन ज्ञान से हम एक बात समझे कि रे लाइट होती है, लाइट जो है रेज के रूप में चलती है, और ऑप्टिक्स की एक विशेष शाखा का गठन हुआ, अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में किरण प्रकाशिकी। आप नोट करते जाना प्लीज, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी का इजाद हुआ। तो सबसे पहले जिस चीज को हमने समझा प्रकाश के लिए, कहानी है, इसको आप समझो और एंजॉय करो। आप देखो कितना अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। और क्वेश्चन बना करके दूंगा और आप देखेंगे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपके ऑप्टिक्स से। आईएएस में, पीसीएस में, एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में जितने क्वेश्चन पूछे होंगे सब सॉल्व आप, मैं दावा करता हूं आप कर लोगे, लेकिन मैं भी करा दूंगा अपनी क्लास में आकर के। तो देखते हैं। तो पहला चरण जो था, फर्स्ट फेज जो था, फर्स्ट फेज जो हमारी समझ का था प्रकाश के बारे में, वो कुछ इस प्रकार का था। पहला चरण जिसमें हमने दो बातें समझी, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन, यानी कि वही परावर्तन और अपवर्तन। तो ये पहला चरण था जिसमें हमने प्रकाश को समझा। अब भाई दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में थोड़ा सा एक नई बात आ गई, और वो नई बात ये थी कि 1600 के बाद दुनिया में विज्ञान, दुनिया में तो नहीं कहेंगे, यूरोप में कहेंगे, ठीक है। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उस जमाने वहां पर विज्ञान का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो यूरोप के लोग जब तक बेचारा गैलीलियो, केपलर थे, तब तक तो बेवकूफ बने रहे धर्म के नाम पर, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि विज्ञान वास्तव में वास्तविक है। और उसके आधार पर 17वीं शताब्दी के लगभग में आकर के, 1600 के बाद आकर के यूरोपियंस विज्ञान को में विश्वास करने लगे। और इस समय एक ऐसा वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सामान्य भाषा में आप न्यूटन पढ़ते हैं। तो न्यूटन का अपना बहुत प्रभाव बना अपने टाइम में, और ये उसकी बहुत बड़ी सफलता थी। वहीं गैलीलियो और केपलर जहाँ एक वैज्ञानिक के रूप में अपने जीवन में बहुत असफल रहे, उनको धर्म के कारण जो है उनके सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गई, बट न्यूटन वॉज एक्सट्रीमली एक्नॉलेज्ड बाय द सोसाइटी ऑफ यूरोप एट दैट टाइम। इंग्लिश वैज्ञानिक थे, ही वॉज इंग्लिश साइंटिस्ट, एंड व्हेन ही हैज प्रूव्ड the law of gravitation and the laws of motion, तो इसको बहुत वो मिल चुका था। बट इसी टाइम में एक व्यक्ति और भी था, और ऐसा माना जाता है कि यदि मोशन के लॉज को, ग्रेविटेशन के लॉ को न्यूटन सॉल्व ना करता तो दूसरा एक वैज्ञानिक था वो सॉल्व करता। और वो वैज्ञानिक जो था, he was a Dutch scientist, he was a Dutch scientist, his name was Christian Huygens। अब आपको थोड़ा सा 12th का याद आ रहा होगा कि हाइगेंस का नाम तो मैंने सुना है भाई, अब याद आ रहा होगा, ही वॉज अ डच साइंटिस्ट हाइगेंस। तो थोड़ा सा देखते जाइए, बात को समझते जाइए। तो न्यूटन ने ये बोला कि प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है, छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं, उसके रूप में प्रकाश चलता है। और यहीं से पहली बार उन्होंने प्रकाश के कण होने की बात कही। समझते जाइएगा, कण मीन्स पार्टिकुलेट्स और पार्टिकल्स। He said that the light travels in the form of particles, और पार्टिकुलेट थ्योरी उन्होंने अपनी दी। और इस पार्टिकुलेट थ्योरी के आधार पर उन्होंने जो बहुत पहले सिद्ध हो चुके थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉज थे उसको सिद्ध करके दिखाया। हालांकि इसमें कुछ कमियां थी,
लेकिन उस कमी को उस समय के लोग नहीं समझ पाए। ठीक उसी दौरान, इसी दौर में जो डच साइंटिस्ट हाइगन्स थे, अब इसके साथ और भी समझ लो कि फिजिक्स के दौर में दो तरीके के साइंटिस्ट रहे हैं। एक वो जो मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हुआ करते थे, इसको आप समझोगे तो आपका विज्ञान का बिल्कुल द्वार बिल्कुल खुल जाएगा। समझते जाओ वैज्ञानिक सोचता किस तरीके से है। इसको मैं एक्चुअली क्या है कि रटना या उस तरीके की चीज नहीं, आप पढ़ते हो तो समझो, और उसको बिल्कुल ज्ञान जो है आनंद देता है। ये बात आप समझ लीजिए, जब आप वास्तविक ज्ञान पाओगे तो आनंद की अनुभूति करोगे। यू विल एक्सपीरियंस ब्लिस, यू विल एक्सपीरियंस ब्लिस, जॉय। सो हाइगन्स के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फिजिक्स में दो तरीके के वैज्ञानिक रहे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट इन फिजिक्स। फर्स्ट हु वर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, एंड सेकेंड वन वाज दोज हुज इमेजिनेशन पावर वाज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग। उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी और वो इमेजिन करते थे। विजुलाइज करते थे। उसके लिए एक और सही अच्छा शब्द बताता हूं, विजुलाइजेशन। इंग्लिश में ही शब्द है विजुलाइजेशन। किसी चीज को देखना, सोचना, और कैसे करना कि यहां पर अगर ऐसा होता। आइंस्टाइन वाज वन ऑफ देम। आइंस्टाइन जो था वो उसी तरीके का एक वैज्ञानिक था। तो हाइगन्स जो थे उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, ये जो पर्टिकुलर थ्योरी जो है ये सही नहीं है, और प्रकाश जो है वो वेव के फॉर्म में चलता है, तरंग के, प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। तो यहीं से एक डुअलिटी आ गई थी। एक रास्ता यहां जा रहा था जो कह रहा था कि भाई प्रकाश कण है, और दूसरा कह रहा था कि प्रकाश तरंग है। बट हुआ ये कि सबसे पहली बात दो बातें हुई। एक तो जनरल लाइफ में प्रकाश को एज अ वेव एक्सेप्ट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। उसको, क्योंकि वेव जैसी बहुत सारी घटनाएं जिसको हम बाद में समझेंगे कि वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्यों हम वेव्स को अज्यूम नहीं कर पाए या वेव्स को नहीं मान पाए कि भाई प्रकाश वेव होती है, प्रकाश एक तरंग होता है, लाइट इज अ वेव। व्हाई वी वर नॉट टू मच satisfied with this theory of Huygens that light is a wave. तो पहली बात तो ये थी कि in our daily life it is very difficult to assume light as a wave. Second thing was that Newton was very popular in his time. न्यूटन जो था वो बहुत प्रसिद्ध था और लोग न्यूटन पे ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इनको लोगों ने कहा भाई साहब आप साइड में हो जाओ, और ये जो कह रहे हैं वो सही है। तो हाइगन्स तो बेचारे, लेकिन बात मैं आपको बता दूं कि हाइगन्स ने भी अपने सिद्धांतों से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव करके दिखाया। और आज जो आप फिजिक्स की किताब में पढ़ते हो, उस फिजिक्स की किताब में हाइगन्स की थ्योरी को ही सही माना जाता है। हाइगन्स की थ्योरी में पूछा जा सकता है किसने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया है, हु गेव द सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो नाम होगा मिस्टर हाइगन्स, क्रिश्चियन हाइगन्स, अ डच साइंटिस्ट। लेकिन at that time he was not acknowledged by the Europeans properly, and they took Newton as a well learned scientist and they approved his theory. They believed in his theory. So no one believed at that time, but there was a chance became that light can be defined in a form of particle or in a form of wave. Understand? So now come to the next phase. तो ये दूसरा फेज है, और दूसरे फेज में हमने दो बातों को समझा, जहां हम दो निष्कर्षों पर पहुंच रहे थे किसी तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, आपको अगर लगता है तो इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये देखने में तो आपको लग रहा है काफी गंदा संदा, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सॉल्व। आप जब देखोगे यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन तो आपको ताज्जुब होगा, सर ने ये जो ऐसे ही बनाया था बोर्ड पर, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये बड़ी चमत्कारी, इट्स अ मैजिकल क्लास, बिलीव दैट। So, in short, I am writing it again so that पहली चीज हमने देखी कि रे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर हमने देखा अगले फेज में कि न्यूटन है और हाइगन्स है, और एक कह रहा है कि ये पार्टिकल है और दूसरा कह रहा है कि ये वेव है।
अब आगे क्या हुआ? अब जैसे मैंने पिछली क्लास अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि देयर वाज अ प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग लाइट एज अ वेव। उसकी एक प्रॉब्लम थी, एक जड़ थी कि क्यों हम वेव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एज अ लाइट, कि लाइट एक वेव हो सकती है, लाइट कैन बी अ वेव। व्हाई वी वर नॉट बिलीविंग इन द प्रिंसिपल्स और थ्योरी ऑफ हाइगन्स? देयर वाज अ प्रॉब्लम। हमको पता है कि पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो बीच में निर्वात होता है, और किसी भी तरंग को, और नहीं पता तो आप समझ लीजिए, तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अ वेव नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। अब मैंने मूव और ट्रेवल खत्म कर दिया, सुन लो। प्रोपोगेट शब्द जो है इंग्लिश में भी बताया जा रहा हूं, प्रोपोगेट। प्रोपोगेट जब वेव चलती हैं, व्हेन अ लाइट मूव्स और ट्रेवल्स, वी गिव अ वर्ड प्रोपोगेट। तो द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट मीडियम। तरंग का बिना माध्यम के चलना असंभव है, इस बात में हम विश्वास करते थे। तो अब तो बड़ा, इसीलिए ये समस्या हो रही थी कि लोग, दूसरे जो वैज्ञानिक स्तर के लोग थे, वो इसमें, आम लोगों की बात तो थी नहीं, आम लोग तो विज्ञान तक आवाज नहीं है, लोग स्वभाव से वैज्ञानिक लोग ले लेते हैं विज्ञान, लेकिन 1% सोच ही नहीं है विज्ञान जैसी। अंधविश्वासों में लोग विश्वास करते हैं। ठीक, तो भाई यहां पर, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाया, और किसने सुलझाया? उस महान वैज्ञानिक का नाम था मैक्सवेल। उस महान वैज्ञानिक का नाम था, और फिर बता दे रहा हूं कि हाँ, इसको एक्चुअली वैज्ञानिकों के ही नाम पूछ लेते हैं, आप उठा करके देख लीजिएगा कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज को खोजा था, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप सुनते जाओ। द third important name of the scientist related to the optics is Maxwell. So Maxwell proved that light can be a wave. मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश तरंग है। तो फिर बात आई कि भाई बिना माध्यम के चलता कैसे? हाउ इट प्रोपोगेट्स विदाउट मीडियम? देन ही टोल्ड दैट इट इज electromagnetic wave. Electromagnetic mean वैद्युत चुंबकीय। ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन। तरंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तरंग क्या होती है? एक प्रकार की कंपन होती है, सरल शब्दों में बता रहा। वेव इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग एंड वाइब्रेटिंग। और इसका सबसे अच्छा सिद्धांत बताता हूं। आपने देखा होगा फिल्मों में कि जब कोई एडमिट होता है तो वहां पर ऐसे टीवी पर चलता रहता है इस तरह से करके। व्हाट आर दीज? दीज आर इलेक्ट्रिकल वेव्स विच आर कनेक्टेड विद द बॉडी। तो हर चीज वेव हो सकती है, उसको हम लोग ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं कर रहे, भटक जाएंगे थोड़ा सा। उसने बताया कि ये वैद्युत चुंबकीय कंपन, वाइब्रेशन के रूप में चलती है। इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन सही शब्द है, ठीक है, इंग्लिश में। वैद्युत चुंबकीय कंपन के रूप में आगे बढ़ती है, और ऐसे कंपन को किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सच काइंड ऑफ ऑसिलेशन डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम। तो ये एक मील का नया पत्थर था सिद्धांतों में, जिसको मैक्सवेल ने दिया, और हमारा ये विश्वास बढ़ा कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल बट इट्स अ वेव। अभी चल रहा है तो देखते जाओ, समझ आए तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो मैक्सवेल का चरण आया, मैं छोटा सा लिख देता हूं आपको। एक हिस्ट्री आपको बता रहा हूं ऑप्टिक्स की, किस तरह से हिस्ट्री बनी। ऑप्टिक्स की भी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगले चरण में आए द ग्रेट साइंटिस्ट मैक्सवेल, और मैक्सवेल proved it that it's a electromagnetic wave। ठीक, और यही देखो, प्रकाश के बारे में यही पूछ लेते हैं, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है?
4 विकल्प देते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय राइट। समझ में आ रहा है? नोट करते जाइएगा। अब क्या हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं। अब जब ये बात आ गई, वेव की बात चलने लगी, तो एक और वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, जिनका नाम था थॉमस यंग। सुनते जाओ, थॉमस यंग। आपको याद भी आ रहा होंगे चीजें से थोड़ी थोड़ी से। थॉमस यंग जो थे, इन्होंने कुछ और परिघटनाएं, कुछ और फिनोमिना देखे, और वो फिनोमिना जनरली हमको समझ में आते नहीं हैं। और वो 2 फिनोमिना थे, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई एम राइटिंग इट डाउन। इंटरफेरेंस, विवर्तन और व्यतिकरण हिंदी में बोलते हैं, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इन्होंने एक डबल स्लिट प्रयोग किया। वो क्या है ये सब बाद में देखेंगे, बस मैं आपको समझाता जा रहा हूं। तो अभी तक हमने परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाएं देखी थी। अब मैं आपको 2 घटनाओं के बारे में और बताता हूं। ये 2 घटनाएं हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। तो यंग ने इन 2 घटनाओं के ऊपर काम किया और एक डबल स्लिट प्रयोग किया, जिससे उसने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि इट्स अ वेव। वहां से यंग ने इसको पूरी तरह से प्रयोग कर दिया, थॉमस यंग ने, कि ये क्या है, एक वेव। अभी हम बस यही समझेंगे कि कौन क्या चीज कह रहा है, बस इस बात पर ध्यान लगाइए कि किस तरह से चल रहा है सारा काम। ये इतिहास आप समझ लो, पहले तो प्रकाश का इतिहास समझ लो। आज आपने बहुत सारे इतिहास पढ़े होंगे, आज प्रकाश का इतिहास समझ लो। आज तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थॉमस यंग ने इसको बताया कि ये वेव है। अब बात आगे बढ़ी, हम आधुनिक विज्ञान की तरफ बढ़ रहे थे, और थॉमस अल्वा एडिसन ने, अब देखो कहाँ कहाँ पहुंच रही है बात। आपने बुक्स में इतनी बातें पढ़ी नहीं होंगी, ये भी बता रहा हूं मैं, मजेदार पूरा घटनाक्रम है, समझते जाओ। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना लिया था। थॉमस अल्वा एडिसन हैड इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, and they were trying to make this electric bulb as more as efficient। जो विद्युत बल्ब था उसको और अधिक दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और ये सब घटना चल रही थी। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने फिजिक्स का सबसे बड़ा अंदाजा लगाया, और वो अंदाजा लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, हिंदी में भी लिख देता हूं भाई, मैक्स प्लांक। सुनते जाना, लिख लेगा। आप विज्ञान पढ़ रहे हो, वैज्ञानिकों के बारे में ही नहीं पता। मैंने कहा था मेरी उस तरीके की क्लास बिल्कुल नहीं होगी, उससे आप बाहर निकल आओ, नहीं सिलेक्ट नहीं होगे आप। एग्जाम में बैठोगे लेकिन सिलेक्ट नहीं होगे आप, बता रहा हूं मैं आपको। मैं भी कर सकता हूं, वो तो बहुत आसान काम है, 10 पॉइंट लिख दूंगा, बताता जाऊंगा, ये है, ये है, ये है, ये है, कुछ करना भी नहीं है, सामने लिखा है बता देना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैक्स प्लांक ने एक बहुत बड़ा एक आइडिया अपने सोच से दिया, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि भाई प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है। देखो घूम गई ना एकदम से बात। अभी आप सस्पेंस में चलते जा रहे थे, यही खूनी है। अब एकदम से मैक्स प्लांक ने कहा भाई खूनी ये नहीं है, ये है, समझे ना, ही इज द किलर। मैक्स प्लांक ने पूरी बात ही बदल दी, और उसने कहा भाई ये नहीं है, ये है। ये बिल्कुल वैसे अदालत आता ना तो लगता रहता है कि ये खूनी है, तो चल रहे हैं हम लोग, यहाँ से इन दोनों ने अंदाज लगाया था कि यार खूनी ये नहीं है, ये है, ये है, ये है। अब वो फिर मैक्स ने लगा नहीं यही है, फिर यंग ने कहा यही है। एकदम से एक चीज आई और एकदम से एक नया क्लू मिला, और मैक्स प्लांक ने कहा भाई अंदाज लगाया, नहीं यार खूनी ये नहीं है, ये है। और ऐसे फिल्म के एंडिंग में होता है, फिल्म के एंड में ऐसा होता है, देखा होगा आपने। तो फिल्म का एंड चल रहा है, देखते जाओ क्या होता है। तो मैक्स प्लांक ने इस बात को कहा, और उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल, आप नोट्स बनाते जाना इस चीज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, अभी देखना। और क्या हुआ कि ये जो बात थी कि मैक्स प्लांक ने कहा कि ये किस तरह से कनेक्टेड है ना, मेरा लेक्चर आप समझते जाओगे पहले लेक्चर से आखिरी तक।
मैक्स प्लांक ने वही कहा कि ये तो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, प्रकाश कण के रूप में चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ये बात इन्होंने कही। और मजेदार बात ये थी कि दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक ने इस बात को मान लिया, उसका नाम था सर अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात पर विश्वास कर लिया और कहा कि ये बात सही है, प्रकाश कणों के रूप में चलता है। और आगे जाकर के उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की जिससे फिजिक्स की दिशा और दशा, द डायरेक्शन एंड द पोजीशन एंड बोथ have changed completely, और एक नया आयाम, और न्यू एम्पलीट्यूड, न्यू डायमेंशन वाज गिवन टू फिजिक्स। अभी बताता हूँ किस तरीके से, बड़े मजे की बात। तो क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने इसको बात को माना, और मानने के बाद एक उन्होंने प्रयोग किया जिसको कहते हैं, मैं कहाँ लिखूँ, बोर्ड पर दिखाई यहाँ देना। तो मैक्स प्लांक आप थोड़ा साफ साफ लिख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं लिखता हूँ नाम आइंस्टाइन। कभी मौका लगे तो आइंस्टाइन की एक बुक पढ़िएगा, फिजिक्स के ऊपर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर लिखी है आइंस्टाइन ने किताब। और मजे की बात यह कि फिजिक्स में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स और उससे भरे रहते हैं ना, उसमें कोई न्यूमेरिकल, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आइंस्टाइन को खुद भी इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परहेज था, इमेजिनेशन करते रहते थे क्लास में बैठ करके। हाँ, वैज्ञानिकों के बारे में जानोगे तब तक वैज्ञानिकों जैसा वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक जैसे समझेंगे तो सही। तो आइंस्टाइन जो थे, हिंदी में भी लिख रहा है, आइंस्टाइन ने एक प्रयोग जो है सिद्ध करके दिखाया जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश वैद्युत। आप इसको नोट कर लो, मैं साफ साफ लिख लूं, नहीं तो आप भूल जाओगे चीजों को। छोटा लिखता हूं मैं, यहां पर मैं मैक्स प्लांक का नाम लिख देता हूं, ठीक है, और बगल में छोटा सा बना देता हूं मैं कण। अब मैं इंग्लिश हिंदी बता चुका हूं, तो आप इतना एडजस्ट थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना समझाने पे ज़्यादा रहता है। अगर आपने समझ लिया चीज़ों को तो आप खुद कोई कर लोगे। जैसे मैंने बताया ना, ज्ञान होता क्या, पैसा होता है तो पैसा कमा के दे देता है, नहीं तो आप जिंदगी भर मेहनत करते रहना, पैसे खर्च होते रहेंगे, क्रेडिट बढ़ता रहेगा, उधार बढ़ती रहेगी। तो मैंने बताया आपको आइंस्टाइन ने, अब इसको आप मोटे मोटे रूप में देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसकी खोज की। अब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है कि जब कुछ धातुओं पर प्रकाश गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की जहां पर बात आई तो एक बात मैं बता देता हूं कि यहां से ये सिद्ध हुआ कि लाइट जो है आपकी, ये जो लाइट थी, ये खूनी है भी और नहीं भी है। मेन इसका जो नेचर है, इट्स अ डुअल नेचर। डुअल नेचर मीन्स दोहरा चरित्र है। हिंदी में दोहरा चरित्र नहीं कहेंगे भाई, दोहरा चरित्र कहना तो गड़बड़ हो जाता है। द्वैती प्रकृति, प्रकाश की द्वैती प्रकृति। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश एक कण हो सकता है। कण की खासियत क्या होती है, जैसे ये एक चीज है, दिस इज अ फिजिकल एंटिटी, ये एक भौतिक वस्तु है और मैं इसको पकड़ सकता हूं, बट वेव्स को मैं पकड़ नहीं सकता। बल्ब जल रहा है, मैं सोचूं कि उससे आने वाले प्रकाश को मैं पकड़ लूं, आई कैन नॉट कैच इट एट ऑल, बट दिस पेन आई कैन कैच इट। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि यहां से हमने समझा, और आइंस्टाइन के इस प्रूफ से समझा, यहां तक मैक्स प्लांक तक आते आते हम कण में आ गए थे, फिर हमको लगा कि ये कण है, बट फाइनली ये डिसाइड हुआ कि प्रकाश को के दोनों तरीके के बिहेवियर हैं। इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल
and it can behave like a wave. So some of the phenomena can be explained in the sense that it is wave, just like reflection, refraction, chromatic aberration, interference, diffraction. And to explain photoelectric effect, we assume that light is made up of पार्टिकल्स. प्रकाश जो है किसका बना होता है? कणों का बना हुआ होता है. इज इट राइट? तो सबसे पहली बात कि जो प्रकाश भाई साहब हैं ये अपना रूप बदल लेते हैं. समझे आप? ये प्रकाश जो है ये अपना प्रकाश है. आपके आसपास होंगे ना प्रकाश नाम के लोग, वो अपना रूप नहीं बदल पाते होंगे, लेकिन ये प्रकाश जो है अपना रूप बदल लेता है. कभी भी वेव के फॉर्म में हो जाता है, कभी भी कण के रूप में आ जाता है. और कण में और वेव में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको बताया कि कण जो होता है फिजिकल चीज है, इसको आप पकड़ सकते हो. और फिर एक और बात बताता हूं मैं आपको, अभी खत्म नहीं हुई ये बात, मजेदार बात तो भी रहेगी इस पूरे लेक्चर की, इसलिए कहा था शुरू से आखिरी तक देखना. तो ये सब मैं मिटा रहा हूं और आखिरी जो क्लाइमेक्स सीन है वो आपको दे करके जा रहा हूं जबरदस्त. उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं जो आ सकता है आगे वाली परीक्षा में. पहले आप ये देख लो. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो अभी हमने देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यहां से ये पता लगा कि प्रकाश डुअल नेचर का होता है, वो कण होता है और कण मान करके ही उसको प्रूव किया गया था. ठीक है? और यहीं से फिजिक्स की को एक बिल्कुल नई दिशा मिली. फिजिक्स गॉट अ वेरी न्यू डायरेक्शन विच इज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी. इसलिए कहा था कि लाइट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि भविष्य में आने वाले 50 साल में ही प्रकाश के सिद्धांतों का प्रयोग अगर आपको नहीं पता तो आप नई चीजों के बारे में नहीं जान पाओगे. और इस यही वो जगह है जिसने एक नया आयाम दिया, अ न्यू डायरेक्शन, अ न्यू डायमेंशन टू फिजिक्स. एंड दिस फ्रॉम हियर वी गॉट अ न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज कॉल्ड फोटोनिक्स. अब याद कीजिए वो मेरा पहला लेक्चर, वहां पर मैंने फोटोनिक्स आपको बताया था कि सिलेबस में है. फोटोनिक्स आया कहां से ये मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं? प्रकाश कण क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स. क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स. मैक्स प्लांक ने कहा था. ठीक है? फोटॉन्स क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स. और इनमें एनर्जी होती है फोटॉन्स. तो अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हो क्या रहा था कि जब ये आखिरी का जो है, जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ रहा था तो क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन. और यहीं से हमको ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का भी नेचर डुअल होता है. और क्वांटम कंप्यूटर्स में दो कणों का प्रयोग किया था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन है. तो दो बातें मैंने आपको डिस्क्लोज करी और बताई, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स में किस कण का प्रयोग किया था. तो फिर कहेंगे पढ़ा ही नहीं था. पढ़ने की जरूरत कहाँ रट लोगे यार, मैं तुमको समझा रहा हूँ कहाँ ले जाकर के फिजिक्स में. आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगी चीजें जो पढ़ते हो आप इस लेवल की. इसलिए नोट करते जाना, पॉज कर करके मेरा नोट्स, मेरी बातों में नोट्स बनाना यार. तुम किसी का नोट्स मत लेना, मेरी बातों में नोट्स बना लेना, तुम सफल हो जाओगे. मैंने आपसे बोल दिया ये, किसी भी कंपटीशन में बैठना सफल हो जाओगे. ये नहीं कहोगे सर आपका लेक्चर सुना था क्वेश्चन नहीं फंसा. तो ये बात आ गई, समझ में आई आपको कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होता है और आज हम इस बात पर भी पहुंच चुके हैं. ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ एटम हैज डुअल नेचर. इलेक्ट्रॉन ही नहीं, बाकी की चीजों का भी डुअल नेचर होता है. वो कभी कण के रूप में रहते हैं मौजूद, कभी वेव्स के रूप में मौजूद रहते हैं. समझ रहे हैं? तो ये हमारे लेक्चर का अंतिम क्लाइमैक्स सीन था जो मैंने आपके सामने बखूबी निभाया है, और आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा. और जाते जाते क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं
इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिखूंगा। क्वेश्चन, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कैन बी वेल explained by A. refraction, B. reflection, C. interference, D. photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में प्रश्न लिख दे रहा हूं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के कण होने की व्याख्या कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के कण होने की व्याख्या कर सकता है। अब आएंगे वापस यहीं पर, देखो अब बता दिया था, परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब जवाब आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। आई एम श्योर ऑफ दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। आई विल कम इन सून, वेरी सून, in front of you with my next wonderful magical lecture. Till that, goodbye.